नमस्कार, मैं उमा अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ई-करण डिजिटल मार्केटिंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार का मेन मोटिव है वोकल फॉर लोकल। आज हम बात करेंगे फैक्ट्स एंड मिथ ऑफ होम्योपैथी। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, जो होम्योपैथी डॉक्टर है। होम्योपैथी डॉक्टर होने के साथ-साथ वह एक लेक्चरर भी है। उन्होंने नासिक में मोतीवाला और धन्वंतरी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में वह एक्स लेक्चरर रह चुकी है। पिछले 18 सालों से वह नासिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम मिलते हैं डॉक्टर सुनैना अग्रवाल से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। मैं शुक्रिया करती हूँ उमा जी का और ई तरंग प्लेटफॉर्म का कि उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छा मौका दिया है आप सबसे मिलने का और होम्योपैथी के बारे में आपसे बातें करने के लिए। जैसा कि आप सभी ने हमारे डॉक्टर सुनैना अग्रवाल से मिले हैं, इन्होंने बीएचएमएस किया हुआ है खारघर से। आज ये हमें बताएंगे कि होम्योपैथी क्या है, उसका इतिहास क्या कहता है और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, पहले अगर आपको होम्योपैथी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आपको होम्योपैथी से कोई जैसे कि कुछ नुकसान हो रहा है या कुछ एलर्जी हो रही है, तो प्लीज कमेंट करें, डॉक्टर उसका लाइव आंसर देंगे। डॉक्टर, होम्योपैथी ट्रीटमेंट अराउंड 1700 लेट 1700s में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने इसका फाउंड किया था। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन खुद ही एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, पर उस समय जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति का जो तरीका था वो उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया। और आज को जानकर दूसरा आश्चर्य भी होगा कि पूरी दुनिया में WHO ने इट इज द सेकंड मोस्ट थेरापेटिक ट्रीटमेंट बीन फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप वैसे तो जानते ही होंगे कि होम्योपैथी जो है वो आपके जड़ से रोगों को निकालती है, और उसका मेन सबसे डिफरेंट जो सभी पैथी और होम्योपैथी में वो ये है कि उसका एक होलिस्टिक अप्रोच है। और होलिस्टिक अप्रोच का अर्थ होता है जहां आप माइंड एंड बॉडी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो इसीलिए होम्योपैथी इतनी ज्यादा कारगर है, चाहे आप कोई भी डिजीज लीजिए उसमें आपको बहुत मदद करती है। थैंक यू डॉक्टर। जैसे कि आप सभी ने सुना कि ये 200 साल पुरानी पद्धति है। डॉक्टर, आप के बारे में हमने और भी पढ़ा है कि आपकी स्पेशलिटी है कि स्किन डिसऑर्डर और मेंटली चैलेंज बच्चों का आप हैंडल करते हैं और वुमेन कंप्लेंट्स लाइक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और पीसीओडी प्रॉब्लम। तो होम्योपैथी क्या रोल निभाता है स्किन डिजीज में? जैसे कि आपने कहा ही है कि होम्योपैथी का मेन एक्शन, जैसे आप अभी स्किन डिजीजेस तो काफी कॉमन है, और आजकल आपने देखा होगा कि जब अभी तो मौसम बदल गया है, लेकिन कुछ 2 4 8 दिन पहले ही जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तो सन एलर्जी से रिलेटेड काफी केसेस मेरे पास आए थे, जिसमें लोगों को एलर्जी है या फिर स्किन से रिलेटेड सन एक्सपोजर से बहुत तकलीफें होती हैं। उसमें आता है एलोपेशिया भी है, कुछ डिजीजेज है, कुछ डिजीजेस आते हैं जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है। इन सब डिजीजों में आप देखेंगे कि एलोपैथी में मोस्टली एक स्टेरॉयड एप्लीकेशन देते हैं, और स्टेरॉयड एप्लीकेशन से ये सारी दवाइयां से वो सप्रेस कर दी जाती है, या हम ये कहेंगे दबा दी जाती है। तो बाद में पेशेंट्स को तो पता भी नहीं होता है, किसी को दमे की तकलीफ होती है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, इस तरह से अलग अलग तरह से सिम्टम्स आते हैं। तो इन सब चीजों में अगर आप देखेंगे तो होम्योपैथी, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत नेचुरल तरह से आप अपने स्किन डिजीजेस को ओवरकम कर सकते हैं।
आप कुछ जानना चाहते हैं और तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमें आप चैट में डाल सकते हैं कि आपको क्या डिजीजेस के बारे में स्पेशली कुछ पूछना। थैंक यू डॉक्टर। जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमारी फोटो गैलरी आपने देखी कि होम्योपैथी क्या भूमिका निभाता है। बिफोर और आफ्टर आपने जब हमने शेयर किया था स्क्रीन तो आपने देखा ही होगा। अच्छा डॉक्टर, एक और हम जानना चाहते हैं कि मेंटली चैलेंज जो बच्चे होते हैं तो होम्योपैथी में उसका इलाज कैसे किया जाता है, कैसे ऑर्डर वाइज जाया जाता है, प्लीज हमें आप बताइए। जैसे कि अभी आप देख ही रहे होंगे, अभी आपको काफ़ी चीज़ों का अभी तो जैसे स्कूल में देखेंगे, और ज़्यादा करके मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से बैठ एक जगह बैठते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, इस तरह से उनको काफ़ी सारी तकलीफें पेरेंट्स लेकर आते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आज ऐसी दिखने में आ रही है स्टडीज़ में कि आजकल हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी, ऑटिज्म और अलग अलग तरह के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन हो गए हैं। कुछ हद तक लर्निंग डिसेबिलिटीज जिसको हम कहते हैं वो दिखती है, जैसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया है, मोनोग्राफिया है। कुछ बच्चे मिरर इमेज लिखते हैं, जैसे कि अगर बी लिखना है तो डी लिखते हैं, 9 लिखना है तो उल्टा ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से काफी सारे सिम्टम्स बच्चों में आजकल देखने मिलते हैं। और साथ साथ अगर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सुनंदा के लिए स्कूल है नासिक में, बहुत अच्छी मेंटली चैलेंज्ड बच्चों की, जो स्कूल के साथ में अटैच्ड हूँ ऑलमोस्ट साल 2 साल से। तो आप देखेंगे कि वहां पे बच्चे लोगों को ये जो तकलीफ होती है, तो ये सिर्फ ना केवल लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग में पीछे होते हैं, साथ साथ में उनको बार बार सर्दी खांसी होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, कभी स्टमक इन्फेक्शन है, कभी मुंह में छाले आते हैं। तो इस तरह से काफी सारी तकलीफें आती हैं, और उसके लिए उनके पास हर बार हर एक डॉक्टर के पास घूमने की जरूरत पड़ती है। तो वो अगर आप होम्योपैथी करेंगे तो यू कैन कम, जैसे एक छतरी में सारा काम होता है, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो वहां आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में मिलता है, एंड आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इट, इज अ वेरी गुड एंड रियली वेरी गुड कमिंग अप थिंग, जो आज लोगों को इसका इफेक्ट दिख भी रहा है, और लोग उसको देख रहे हैं और सामने से आकर उसका इलाज करवा रहे हैं होम्योपैथी से, और बहुत ब्यूटीफुल है वो। जैसे पेशेंट ये डॉक्टर का ही है तो उनका कैसे इलाज करेंगे किया है वह आपको डॉक्टर बताएंगे। तो ये जो आपने देखा है, ये बच्चा मेरे पास मेंटली चैलेंज्ड बच्चा है, इसे बोलने में बहुत तकलीफ थी, कॉम्प्रिहेंशन का काफी प्रॉब्लम था, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी थी। तो अब जब जब से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू है सिंस 2 इयर्स, उसमें बहुत सुधार आया है। वो अपना स्पेशली आप ये भी देखेंगे कि अभी वो जैसे टीचर का रोल प्ले कर रहा है, और उसके सारे स्कूल के टीचर्स भी मुझे कहे कि आपके होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद ड्रास्टिक डिफरेंस आया है इन बच्चों में।
ऋचा मित्तल का एक क्वेश्चन आया है आपके लिए। प्लीज शेयर द मेडिसिन फॉर स्किन एलर्जी। ओके, स्किन एलर्जीज के लिए ज़्यादा करके कॉमनली अगर आप देखेंगे तो एलोपैथी में तो एविल वगैरह ही देते हैं, पर होम्योपैथी में एपिस है, बेलेडोना है, इस तरह की दवाइयाँ हैं जो आपको कुछ रिलीफ मतलब काफ़ी अच्छे से दे सकती हैं। बट स्टिल मैं आपको अलाउ कहूँगी कि स्किन एलर्जीज के लिए आप प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करें, तकलीफ आपकी बताएं, ताकि आपका एक प्रॉपर इलाज हो सके। थैंक यू ऋचा जी। डॉक्टर, मेरा खुद का ही मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों साथ में लेना चाहिए कि नहीं, कैसे? ये आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है, जो डेली ऑलमोस्ट मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और ये पूछते हैं कि आप जैसे कि अभी आप कहेंगे होम्योपैथी और एलोपैथी, ऐसा कोई अलग चीज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस कि भाई आप जैसे लॉन्ग टर्म इलनेसेस है, जैसे डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है, थायराइड के प्रॉब्लम्स है, और जैसे अभी आपने देखा ये मेंटली चैलेंज्ड बच्चे आते हैं जिनको काफी जनों को फिट्स या आप कहते हैं कन्वर्जन्स भी आते हैं, तो इन सब की दवाइयां चलना जरूरी है। इनफैक्ट सम ऑफ द साइकेट्रिक केसेस में भी आपने देखा होगा काफी सारे रेमेडीज चालू होते हैं, तो हम उनको बंद नहीं कर सकते हैं। तो आप होम्योपैथी के साथ साथ एलोपैथी भी लीजिए और आपका उसके वजह से बहुत फायदा होता है। और धीरे धीरे कुछ कंप्लेंट्स अगर ऐसी है जो आपको तकलीफ दे रही है, तो हम बाद में उसे बंद कर लेते हैं या स्लोली ग्रेजुअली हम कम कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में दोनों साथ में ही दी जाएगी। थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। हिमाली जी का एक क्वेश्चन है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए कोई दवा है क्या? एकदम निक ऑफ द टाइम एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हिमाली जी आपने। सबसे पहले कोरोना क्या है? आज हम ऑलमोस्ट कहूंगी पूरी दुनिया में हम ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होते आए हैं हम कोरोना से सुनते आए हैं, और मार्च से हम इस कोरोना से ग्रस्त हम सब तकलीफ में आ चुके हैं। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कोरोना इज अ वायरस, सो उसके साथ वायरस जो है वो अपने आप आता है, अपने आप जाता है। तो जो कोरोना ने हमारे अंदर जो पैदा किया है वो है डर, एक अनजान दुश्मन का डर, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास उसके सामने जैसे दुश्मन से लड़ सकते वैसा कुछ नहीं है। बट ये जो दुश्मन है इसकी तोड़ने का एक ही इलाज है, वो हमारी इंटरनल ताकत है। जो आपने सबने शोले पिक्चर देखी ही होगी, उसमें जो गब्बर सिंह का डायलॉग है वही कोरोना का डायलॉग है कि जो डर गया समझो मर गया। तो कोरोना खुद आपको मार नहीं सकता है जब तक आप डरेंगे नहीं। और कोरोना के खिलाफ हमारी जो ताकत है वो हमारे पास मेंटल ताकत के साथ फिजिकल ताकत भी जरूरी है। अब आप मेंटल ताकत तो मैं कह ही चुकी हूँ कि आपको डरना नहीं है, इट इज नथिंग टू बी फियर्ड ऑफ, वो आपको खा नहीं जाएगा। सेकेंडली हमारी फिजिकल ताकत। अब आपकी फिजिकल ताकत से मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फिजिकल लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो हमें चेंज करना है, हमें एक्टिव लाइफ जीना है, हमें योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, कीप योरसेल्फ फिट। सेकेंडली हेल्थी फूड खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, विटामिन सी का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करिए। अब विटामिन सी आपको मिलेगा सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि आंवला है, सीजनल फ्रूट्स हैं हमारे, लेमन है, नींबू पानी पीजिए। यू कैन हैव एनीथिंग लाइक दैट जो न्यूट्रिशनियस फूड हो। तो आपकी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति कोरोना को 110% हरा सकती है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यही कोरोना के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू हिमालय जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू हिमाली जी। डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है कि योगा करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, और कोरोना से डरना नहीं है हमें। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन डॉक्टर।
शिल्पा, स्वाति, हेम प्रभा, डॉक्टर शुभम जी सभी ने आपको हाय कहा है। अच्छा, अमरीश जी ओके का अमरीश जी का एक और क्वेश्चन आया है कि नी पेन और वेस्ट पेन, जॉइंट पेन के लिए कोई मेडिसिन सजेस्ट कीजिए प्लीज। ओके। तो एज नी पेन्स के लिए अभी आप कहेंगे, अभी इट इज लाइक अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, अगेन कोल्ड डैम्प वेदर जो हम बोलते हैं, जॉइंट कंप्लेंट्स, नी कंप्लेंट्स और एनी काइंड ऑफ आर्थराइटिक कंप्लेंट्स का अभी शुरुआत हो ही गई है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने आप को ठंडी से बचाएं, सबसे पहला। और जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको एक्सरसाइज करना है नियमित रूप से, अपने डाइट का ख्याल रखना है। सेकेंडली, नी पेन और आर्थराइटिक पेन्स का जो तकलीफ आती है यूजुअली ओल्डर एज में ज्यादा आती है। तो इन सब में आपको होम्योपैथी की दवाइयों के साथ साथ एक एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर कैल्शियम डाइट लेना है, और जब जरूरत पड़े तब हीट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन यानी कि सेक लीजिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कुछ कॉमन होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो हम नी पेन्स के लिए या जॉइंट पेन्स के लिए देते हैं, जैसे कि रेस्ट्रॉक्स है, ब्रायोनिया है। ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। पर अगेन मैं कहूँगी कि ये सारी दवाइयाँ आप अंडर डॉक्टर एडवाइस लीजिए, ताकि इट गिव्स यू अ बेस्ट एंड बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू अमरीश जी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आपने कोविड 19 से के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो आपने बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, योगा करना चाहिए, पर आपने कोई मेडिसिन सजेस्ट नहीं किया, कोई करना चाहेंगे कोविड आप? के लिए? ओके यस। ओके। यस, तो कोविड के लिए एक तो सबसे पहले अभी ये बात तो आई थिंक ऑल ओवर वर्ल्ड हैज नोन, आर्सेनिक आल्प 30 दी गई थी, कैम्फर दी गई थी, एंड उसका काफी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था ऑलमोस्ट इंडिया में। तो आई नो मेनी ऑफ देम आर हैविंग, बट ये चीज जो थी जिसे हम कहते हैं एज अ फर्स्ट एड काम की थी। तो जहां आप ऐसे भी सिम्टम्स हैं, जैसे कोविड के पेशेंट्स हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं या जो ऑलरेडी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हैं, तो उन्हें, जैसे मैं पहले आपको कह चुकी हूँ, अपना फिजिकल और मेंटल इम्यूनिटी आप बनाए रखें, तो आपको कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली, जो पेशेंट्स सिम्टोमेटिक हैं, जिनको कोई ना कोई तकलीफ है, जैसे कि अभी कॉमनली जो कोविड अटैक करता है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जहाँ पे आपको सर्दी खांसी होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो जब ये सेंस आता है, देर आर वेरियस स्टेजेस विच वी हैव सीन। स्टेज 1, स्टेज 2 तक में तो आपको कॉमनली 2-3 दिन में बुखार, सर्दी, खांसी हो गया, आप ठीक हो जाते हैं। स्टेज 3 एंड स्टेज 4 जब आता है, तब यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, properly get your investigated, and then go with the advice of the doctor. In that cases you need a proper homeopathic treatment आपको लेना होगा, जहां पे आपके symptoms के हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाएगी, and that is very very important. तो जैसे ग्रुप ऑफ रेमेडीज हम लोग देते हैं, जीनस एपिडेमिकस का तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पर एग्जैक्टली प्रॉपर सिम्टम बेसिस पर, जैसे मैं एक बार और पहले कहूंगी कि मैंने आपको कहा था ये होलिस्टिक अप्रोच है। तो डिपेंडिंग ऑन द माइंड एंड द बॉडी सिम्टम्स जो आपको मेडिसिन दी जाएगी वो सबसे बेस्ट होगी, एंड इंस्टेंट रिलीफ भी देगी आपको। देयर आर मेनी केसेस जो हम देखते हैं कि इवन दो द टेस्ट कम्स नेगेटिव, विद इन फ्यू आवर्स ऑफ गिविंग द प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट के लिए कोई ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में? ऐसा शुभम जी का क्वेश्चन आया है। ओके ओके, नाइस क्वेश्चन अगेन। डायबिटीज अगेन, इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी और बातें बताना चाहूंगी कि जैसे होम्योपैथी में हो या जनरली अभी आप कहेंगे डायबिटीज इज अ क्रॉनिक डिजीज। तो जब हम क्रॉनिक डिजीजेस की बातें करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कुछ रेमेडीज जो शॉर्ट एक्टिंग होती है और कुछ रेमेडीज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दी जाएगी। तो जैसे शॉर्ट एक्टिंग में तो कुछ दवाइयाँ काफी कॉमन है, जैसे जिम्निमा है, या फिर जो जामुन से बनी हुई दवाई है जिसको हम लोग साइजीजियम जैम्बोलिनम कहते हैं, मदर टिंचर के रूप में इसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। और इस तरह से 2-4 रेमेडीज है जो स्पेसिफिक रेमेडीज है हम देते हैं। बट अगेन आई टेल यू
कि आपको डायबिटीज़ है तो उसका प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, प्रॉपर फॉलो अप दीजिए. दिस विल टेक सम टाइम. अगेन डायबिटीज़ की मेडिसिन आपकी चालू है, उसको चालू रखते के साथ, जैसे ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आप एलोपैथी और होम्योपैथी साथ में चालू रखिए. धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपका डायबिटीज़ लेवल सुधरता है, तब आप आपके एलोपैथिक मेडिसिन कम कर सकते हैं. तो इस तरह से ये आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेंगे इसमें. थैंक यू डॉक्टर थैंक यू. ऋचा जी. थैंक यू डॉक्टर ऋचा जी, निशा जी और हिमाली जी का आया है कि थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन. अच्छा डॉक्टर, आपने एक वीडियो हमसे शेयर किया है जो आपका टेस्टिमोनियल है. पहले हम वो शेयर करते हैं वीडियो, फिर आप हमें उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या था वो. मैंने मेरी बेटी के लिए डॉक्टर मैडम सुनैना अग्रवाल से ट्रीटमेंट की. वो पढ़ाई में थोड़ी वीक थी, बाकी डाइजेशन वगैरह उसका पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम था, इसलिए हम उनके पास लेके गए. उनकी ट्रीटमेंट चालू होने के बाद बहुत अच्छा असर पड़ा है. जैसे जैसे एक तो बहुत अच्छा हमको फर्क गिरा है उनकी ट्रीटमेंट से. तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक इनकी. ओके, ये मेरे पास जो मैंने आपको पहले ही कहा था, लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ आई थी ये लड़की. तो उसके विद इन फ्यू मंथ्स, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने में लड़की को काफ़ी फर्क आ गया था उसके पढ़ने लिखने में, उसके स्कूल रैंकिंग में. शी यूज टू गेट फेल हो रही थी एग्जाम में, एक ही साल में 2-3 बार रही, पर फॉर्चून विद द होम्योपैथिक मेडिसिन उसको स्टार्ट करने के बाद काफ़ी बेटर है. एंड दिस वॉज द वीडियो विच पेरेंट हैज शेयर्ड विथ मी. तो जैसे मैंने कहा था, कंसंट्रेशन में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चों की होम्योपैथिक मेडिसिन से. थैंक यू इस सवाल के लिए. निशा अग्रवाल का एक क्वेश्चन आया है कि जो एसिनिक 30 यूजफुल इम्प्रूविंग इम्यूनिटी इज अ ट्रू या नॉट. ओके, ये सवाल तो मैं बोल चुकी हूँ. आर्सेनिक आल ज्योति 30 इज, एज मैंने कहा है, वो फर्स्ट एड है कि आप फर्स्ट एड की तरह उसके आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. तो देर इज नो हार्म इन इट. इट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी डेफिनेटली. कुछ जैसे मैंने पहले भी कहा था, फियर है, डर है, उसमें काफी रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले हैं आर्सेनिक आल के. बट अगेन आई विल से कि एक इंडिविजुअलाइजेशन, जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब मेडिसिन दी है, तो उसकी इफेक्टिविटी इज मच मोर बेटर एंड फास्टर. थैंक यू निशा जी. वर्षा जी का क्वेश्चन है कि हाउ टू ओवरकम हील पेन. हाँ, थैंक यू वर्षा जी सवाल के लिए. हील पेन, तो हील पेन भी अगेन मैं जॉइंट से रिलेटेड ही है, हील पेन्स का भी. तो सबसे पहले अगर आप हील पेन्स के देखेंगे तो काफ़ी जन का, जिसको कैल्केनियन स्पर एक डायग्नोसिस है जिसमें हील पेन काफ़ी कॉमनली दिखाई देता है. तो सबसे पहले हील पेन में मैं कहूँगी आपको जो एक्सरसाइजेस है, जो आप प्रॉपर एक फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके कर सकते हैं, दैट हेल्प्स अ मोस्ट. दूसरा, आपको सेक करना है गर्म पानी से नमक में डालकर. और साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन है, जैसे मैंने कहा था, रस्टॉक्स है, रूटा है, और हील पेन में काफ़ी इस तरह से मेडिसिन है जो हेल्प करती हैं. पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट में, और एक दूसरा हील पेन में कॉमनली आप देखेंगे कि हम फुटवेयर पे ध्यान नहीं देते हैं. हील पेन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है फुटवेयर. द रॉन्ग फुटवेयर विच यू वेयर. फुटवेयर का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है. अलग अलग स्टाइल के जो हम बोलते हैं फ्लैट फुट रहता है, या किसी को इस तरह से होता है, तो स्पेशली डिज़ाइन फुटवेयर बनवाने पड़ते हैं. तो वो भी कारण एक बार बहुत अच्छा होता है. जैसे डॉक्टर स्कूल के फुटवेयर्स होते हैं जो हम यूजुअली एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को इसके लिए. एंड अवॉइड वॉकिंग एम्प्टी, मतलब खाली नंगे पैर ना चलें घर में. यूज दिस
सॉफ्ट रिलैक्सिंग फुटवेयर्स फॉर योरसेल्फ, तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं अलॉन्ग विद द होम्योपैथिक मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस वेरी वेरी नेसेसरी। थैंक यू डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि एक्सरसाइज, योगा, फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सौरभ मित्तल का एक क्वेश्चन आया कि सम से दैट होम्योपैथी इन्वॉल्व steroids, sorry. I'll take that question. सौरभ जी का क्वेश्चन ये है कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड होती है? तो इसका स्ट्रेट अवे जवाब कहूंगी तो नहीं होती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो होती है वो सभी केसेस में नहीं दी जाती है, और जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तो उसमें हर इलाज स्टेरॉइड से नहीं होता है। सेकेंडली आपको एक और बात बताऊं कि स्टेरॉइड देने से देयर यू कैन सी अनयूजुअल वेट गेन होता है when you give it for a long period of time, and steroid एलोपैथी में एज अ यू कैन से मैजिक रेमेडी की तरह यूज की जाती है, लेकिन होम्योपैथी में हम नहीं करते ऐसा, बिल्कुल भी नहीं करते। और दूसरी बात, जहां तक आपका क्वेश्चन था कि इज इट एडवाइजेबल टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर एंड बाइंग द मेडिसिन from the hospital rather than taking pills from the doctor directly, तो I would say अभी pharmacist steroid का without prescription देते नहीं। and on the other hand steroids अगर होम्योपैथी में डायरेक्टली कहूँ तो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्टेरॉइड्स जितना पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को, चाहे जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ स्किन के कंप्लेंट्स हो या फिर आप और कोई भी कंप्लेंट्स लीजिए, वो उसको दबा देती है, सप्रेस कर देती है। जो सिम्टम्स की हम देखते हैं जिससे कि हमें होम्योपैथिक दवाई देने में मदद होती है, वो सब सप्रेस कर दी जाएगी तो हमें ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पर्सनली एंड आई नो एवरी होम्योपैथ डॉक्टर stops the steroid first and then it creates a better and best homeopathic medicines can be given, which is long lasting cure. You can definitely give it to them. Thank you very very important Saurabh ji for the ये question के लिए. I hope you got your answer. थैंक यू डॉक्टर। शिल्पा जी का क्वेश्चन आया है, कैन यू टेल अस अबाउट व्हाट कैन we consume during rainy season which is help to fight COVID, also shoot in digestion for the season. Okay, that's a very good question. जैसे कि अभी रेनी सीजन चालू हो गया है तो मतलब हम जानते ही हैं कि रेनी सीजन में भूख एक्चुअली उतनी नहीं लगती है, या हम लोग बोलते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। सो इफ यू टेक हैवी फूड्स लाइक जिसमें फैटी फूड्स है, तला हुआ पदार्थ है और ज़्यादा हाईली जैसे राजमा है और इस तरह से जो हैवी फूड्स होंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट। बट एज फार एज रेनी सीजन इज कंसर्न, आप लाइटर फूड्स लीजिए, बेटर फूड्स लीजिए। अगेन आई विल से कि एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए ताकि आपकी नॉर्मल साइकिल रहे। लेट नाइट डिनर्स को अवॉइड करिए। टेक योर फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So you can definitely avoid these conditions, and to be very frank to you, whether it is rainy season or any season, if you follow this thing, आपको कभी digestive problems नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर ज़्यादा गर्मी लगती है या इस तरह से है तो आप दही का उपयोग कर सकते हैं, बट वो इन सच केसेस कि जहाँ पर आपको गर्मी की तकलीफ ज़्यादा हो। अदरवाइज रेनी सीजन में गर्म पानी पीजिए, ग्रीन टी लीजिए, यू कैन टेक ग्रीन टी जैसे कि, या फिर अलग अलग तरह के टी का कर सकते हैं आप। लेमन ग्रास टी जैसे हम लोग बोलते हैं, गवती चाय जिसको हम बोलते हैं, अदरक की चाय बनाइए, सादा नमक पानी हल्दी का आप ले सकते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प यू टू गेन योर इम्यूनिटी एज वेल एज टू टैकल दी रेनी सीजन वेल। थैंक यू क्वेश्चन के लिए। थैंक यू डॉक्टर। आप देख ही रहे हो कि डॉक्टर सुनैना अग्रवाल हमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ होम रेमेडीज भी बता रही है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। अच्छा, राजेश्री का एक क्वेश्चन आया है कि हाइपोथायराइड में कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए
और वो थायरोनॉम के लिए वो 75 mcg ले रही है। राइट। आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे पास ऑलमोस्ट आपको कहूंगी लेडीज पेशेंट्स में से 50% ऑफ द लेडीज आर सफरिंग विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म का जो मेन प्रॉब्लम है, आई शुड से, इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस का जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के थ्रू आता है। एंड हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम हम मेडिकल भाषा में जिसको कहते हैं, एंड इट डायरेक्टली रिलेटेड टू थायराइड। तो थायराइड जो है हमारी छोटी से छोटी, जैसे हम बोलेंगे सर के बाल से लेकर पैर की उंगलियों तक, उसका इफेक्ट दिखता है। तो सबसे पहले जो स्ट्रेस की वजह से थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में कॉमनली है हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड इट्स अ रियली एक्सीलेंट रेमेडी इज होम्योपैथी, जहाँ पर मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स प्रॉपरली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जैसे होलिस्टिक अप्रोच से उनकी माइंड बॉडी का डिटेल स्टडी कर कर जब दिए गई हैं दवाइयाँ, तो उनकी दवाइयाँ बंद भी कर दी गई हैं। एंड दैट इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस। मिनिमम मेरे पास 5 to 6 पेशेंट्स हैं जिनका थायरोनॉम मैं बंद करवा चुकी हूँ। एंड ये भी आप एवरी ईयर थायराइड चेक करते हैं, TSH चेक करिए, T3 T4 TSH आप चेक करिए, तो आपको परसिस्टेंटली दिखाई देगा कि व्हेन योर लाइफ इम्प्रूव्स, योर मेंटल स्टेट इम्प्रूव्स, योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो इम्प्रूव्स। सो राजेश्वरी जी, आप एक प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, आपकी दवाई करवाइए। आई एम श्योर आपको थायरोनॉम 75 mcg से काफी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर शुभम गुप्ता का थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, उन्होंने मैसेज किया है आपको। थैंक यू, थैंक यू। यज्ञेश अग्रवाल का क्वेश्चन आया है कि हाउ डू वी यूज होम्योपैथी फॉर स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम? ओके, सबसे पहले तो स्किन डिजीजेस में जैसे हम मैं बात कर ही चुकी हूँ, आपको देखेंगे कि तो वार्ड्स के ट्रीटमेंट के लिए आपने पूछा है मुझसे। तो वार्ड्स जो है इसमें एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में तो आप देखेंगे कि वो बाल बांध देते हैं या वार्ड्स जलाकर निकाल देते हैं, एंड यू सी देयर इज अ हाई रेट ऑफ रिकरेंसेस इन द केसेस ऑफ वार्ड्स। अगेन एंड अगेन वो वार्ड्स आते हैं, झड़ते हैं, सेम वही आ जाते हैं। तो इस केसेस में काफी हद तक कॉमनली हम जो यूज करते हैं, या इनफैक्ट आई शुड से मेनी ऑफ द पीपल नो अबाउट द थूजा जनरली वार्ड्स के लिए बहुत प्रिस्क्राइब की जाती है। मेनी ऑफ द केसेस अगेन आई विल से कि स्पेसिफिक रेमेडीज कुछ हद तक हेल्प करती हैं, लेकिन अगर होम्योपैथी से आप जाएंगे तो वार्ड्स के बहुत अलग अलग तरह के केसेस में आपको रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, कुछ समय जरूर लगता है इसमें, पर डेफिनेटली यू गेट अ गुड रिजल्ट फॉर द वार्ड्स। थैंक यू डॉक्टर। जैसा कि अभी आपने जाना कि होम्योपैथी से टाइम लगता है पर निवारण जड़ से हो जाता है इसका। थैंक यू डॉक्टर। करेक्ट उमा जी, करेक्ट। डॉक्टर, एक और सवाल है कि आपका जैसे स्पेशलिटी रही है इसकी ये स्कीम में मेंटली चैलेंज बच्चे में, वैसे ही वुमेन्स कंप्लेंट्स में आप क्या कहना चाहोगे वुमेन्स का मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और पीसीओडी प्रॉब्लम में, कि अधिकतर वुमेन्स को ये प्रॉब्लम तो होती ही है, तो ये होम्योपैथी अपना क्या रोल निभाता है उसमें? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो आई शुड से मोर देन 70%, some are diagnosed, some are not diagnosed with this diagnosis, but ovarian cyst is a very common complaint of the ladies nowadays. तो उस केस में आप देखेंगे तो पीसीओडी जिसे हम कहते हैं, तो उसके कॉमन सिम्टम्स जैसे आपको दिखेंगे लेडीज में कि उनका वजन बढ़ने लगता है, मेंसेस इरेगुलर आते हैं, साथ साथ में उन्हें चेहरे पर जैसे हम बोलते हैं जेंट्स को दाढ़ी आती है, समवॉट लाइक दैट, चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से जैसे मूछें आती हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन दी बॉडी बिकॉज ऑफ दिस पीसीओडी। सो दिस तरह के जैसे आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में भी दिया गया है, यू कैन सी देर इज ए डिलेड मेंसेस होता है, पेन्स की तकलीफ होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है,
स्पॉटिंग्स दिखाई देती है आपको, और नींद आना, पिंपल्स आना, मूड स्विंग्स होना। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी लेडीज़ इसी तकलीफ के साथ आती हैं कि हमें चिड़चिड़ापन बहुत आने लग गया है, कुछ काम करने में दिल ही नहीं करता है, और हेयर लॉस बहुत होता है, वज़न इतनी तरह तेज़ गति से बढ़ रहा है कि हम कुछ खाते भी नहीं हैं तो भी वज़न बढ़ रहा है हमारा, तो हम करें तो करें क्या। सो शी इज़ अल्टीमेटली, मतलब लेडीज़ इससे बहुत परेशान हो जाती हैं। एंड ऑन द एलोपैथिक साइड अगर आप देखेंगे तो दे गिव यू देन हार्मोनल टैबलेट्स। उसका होता है विड्रॉवल ब्लीडिंग। विड्रॉवल ब्लीडिंग होगी, 2-4 महीने चलेगी, उसकी मेडिसिन का इफेक्ट होगा, जैसे मेडिसिन बंद कर दी गई फिर आप जैसे थे वैसे ही। सो देर इज नो एज सच बेसिक कोई इलाज नहीं होता है इसका। तो इन सब में होम्योपैथी का इलाज बहुत ही सुपीरियर आई शुड से और प्रॉमिसिंग है कि आपको डेफिनेटली इन केसेस में आपको इलाज मिलता है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप पीसीओडी से, मैं ये नहीं कहूँगी क्योर भी हो गए, लेकिन आपके सिम्टम्स में बहुत फ़र्क आ जाता है। मूड स्विंग्स में, रेगुलर मेंसेस आने लग जाएंगे आपके, वेट लॉस में, और अनड्यू जो चेहरे पे अनवांटेड हेयर्स हैं, जिसको मेरी तो एक पेशेंट तो शी यूज्ड टू गो एवरी 15 days टू गेट थ्रेडिंग ऑफ द हेयर्स बीइंग रिमूव्ड, बट वो खुद आके कहने लगे कि आपकी मेडिसिन करने के बाद अब तो मुझे 2-2 महीने तक जाना नहीं पड़ता है, एंड द थिकनेस ऑफ द हेयर it is hardly been able to see. So this all thing you can see it once you experience it, and I should say it's the best remedy for PCOD is homeopathy. Thank you इस सवाल के लिए। थैंक यू डॉक्टर। अगर आपको और भी होम्योपैथी के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, और होम्योपैथी आपके लिए साइड इफेक्ट बन रहा है या आपके जड़ से इस पद्धति से नहीं निवारण हो रहा है, तो प्लीज कमेंट करें, डॉक्टर्स का लाइव आंसर देंगे। डॉक्टर अमरीश जी का एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट प्रिकॉशंस अगेन होम्योपैथी मेडिसिन ऑनियन। ये तो आई शुड से स्वीट होम्योपैथी साबूदाना की गोली के साथ साथ ये प्रश्न तो साथ साथ में आता ही है कि हम कांदा नहीं खा सकते क्या, हमें लहसुन नहीं खाने मिलेगा। पता नहीं होम्योपैथिक डॉक्टर्स लोग कितनी लंबी लंबी लिस्ट दे देते हैं, ये मत खाइए वो मत खाइए, पर इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंसेस को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। जैसे अभी आप कांदा है, लहसुन है, ये सब आप खा सकते हैं पर कच्चा ना खाएं, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस होता है वो मेडिसिन को एंटीडोट कर देता है। आप उसको भूनकर अपनी सब्जियों में ले सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन इट। सेकेंडली, आप अगर कुछ खाना खा रहे हैं तो जब भी आपको होम्योपैथी दवाई खाना है तो आप प्रॉपरली मुंह साफ करिए, रिंस करिए, कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद खाइए। 10 से 15 मिनट बाद खाना खाने के या नाश्ता करने के बाद या पहले भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। द ओनली थिंग जो आपको ध्यान रखना होता है कि आप ब्लैक कॉफ़ी या कैम्फर जो हम कहते हैं कपूर है, इसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये डायरेक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन को एंटीडोट कर देती है, उनके एक्शंस को नलीफाई कर देती है। तो आप ना करें तो ये बेस्ट होगा। बाकी तो और बेसिकली हर एक चीज़ की कोई इतनी मनाही नहीं होता है। थैंक यू ये सवाल के लिए। थैंक यू। वर्षा जी का एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी एंड हेडेक। वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे एसिडिटी जो होती है, सबसे पहला एसिडिटी आज होती क्यों है? लेडीज़ में तो काफ़ी हद तक मैंने जैसे हम कह ही चुके हैं कि हार्मोनल चेंजेस जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है। एंड सेकेंडली, जहाँ आप देखेंगे बच्चों में भी एसिडिटी होती है, जेंट्स को भी ये होती है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ रॉन्ग। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से हो गया है कि हम लेट नाइट जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, खाने पीने का हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं, जब मन में आए रेस्ट करते हैं। सो आई शुड से वी आर नॉट फॉलोइंग द नेचुरल लॉ विच वी से अ सर्काडियम रिदम है बॉडी का, तो हमें वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक रीज़न हो जाता है आज एसिडिटी होने के लिए।
डेफिनेटली मेडिसिन हेल्प करती हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना होगा, रूटीन को बेटर करना होगा। देयर इज तो इस तरह से एसिडिटी में आता है। कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो आपको मदद करती हैं, जैसे कि नक्सवामिका है, नेट्रमफॉज है। इस तरह से सब दवाइयां हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं आपके हेडेक कम करने में। दूसरी बात कहूँगी हेडेक सॉरी एसिडिटी कम करने में। अब मैं आती हूँ हेडेक पर। आप ये देखेंगे कि आजकल हेडेक आए दिन देखने मिलता है, एंड द कॉज ऑफ इट इज सो वेरिड एंड सो फ्रीक्वेंट। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लेडीज जेंट्स सभी एज ग्रुप को आज हेडेक होने लग गया है। और सबसे ज्यादा कॉमन आप देखते हैं माइग्रेन हो गया है हमें, अरे हमें माइग्रेन हो गया है। देर इज नथिंग कॉल्ड एज माइग्रेन पर से। इट इज माइग्रेन का नाम सुनते के साथ सबको लगता है हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगेन मैं वही बात दोहराऊंगी, माइग्रेन होता है या हेडेक जिसको हम कॉमनली आजकल जैसे बोलते हैं ना फैशन हो गया, हेडेक नहीं है मुझे तो माइग्रेन है, और माइग्रेन का नाम सुनकर और बड़ा हेडेक कर लेते हैं खुद के लिए। सो जस्ट चिल, उसके लिए कोई टेंशन नहीं करना है। आपको वापस से अपनी स्ट्रेस लाइफ को कम करना है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा आपका बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, जहां आपको अगेन मैं कहूंगी योगा, एक्सरसाइजेस, नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स, ये सब बहुत हेल्पफुल होंगे। और फिर आपको फिर भी रिलीफ ना हो तो होम्योपैथी आपके हेल्प के लिए है ही। थैंक यू वर्षा जी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि नॉर्मल लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम रूटीन में कैसा होना चाहिए, क्या हैबिट्स होनी चाहिए उसमें, प्लीज सजेस्ट। नॉर्मल लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि जैसे आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे अभी हम बच्चे हैं तो बच्चों को मिनिमम 1 घंटा खेलना ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी एनर्जी अगर आप चैनलाइज नहीं करेंगे तो वो अननेसेसरी या तो फिर स्क्रीन टाइम पे जाएंगे या फिर टीवी देखते रहेंगे, या उस तरह से तो उनकी एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज नहीं होती है, तो उनको फिर इसी तरह से कोई हेडेक होगा या पैर में दर्द होगा या फिर कोई स्किन कंप्लेंट्स आती है। इस तरह से अलग अलग कुछ बच्चे तो नर्वस होने लग जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह से घर में काम करने वाली लेडीज जो हम हैं, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, तो वो बोलती है भाई हम तो घर में ही चलते हैं, इतना हमारी तो एक्सरसाइज हो जाती है। हम घर अभी कोरोना के चलते हमारी सारी बाइयां छुट्टी पर लगी हुई हैं, हम सारे बाइयों के काम में लगे हुए हैं, सो वी आर लेफ्ट नॉट विद द एनर्जी। बट आई वुड से जितना भी काम हो, चाहे वो कोरोना का लॉकडाउन हो या विदाउट इट हो, आपको खुद के लिए मतलब चाहे आप आधा घंटा खुद के लिए रोज निकालें, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू क्रॉस 40 एज ऑफ योर लाइफ देन सम ऑफ द अदर फिजिकल कंप्लेंट्स होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपको आधा घंटा एक एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, मिनिमम 10 to 20 मिनट्स मेडिटेशन डेली आपको करना है। मैं तो कहूँगी कि घर के सब लोगों को उठने से पहले आप 1 घंटा उठ जाइए, ये सोचकर कि ये मेरी नींद का पार्ट मेरे शरीर के लिए देना है, मेरे मन के लिए देना है। जैसे शरीर को खाने की ज़रूरत है, वैसे ही आपके मन और बुद्धि के लिए आपको ये मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस, आप योगा करिए, प्राणायाम करिए। Walking is the best exercise which is said by all the dietitian of varied, आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, walking is the best. Minimum half an hour walking gives you the relief from all the kinds of illnesses and definitely it helps you out. So ये lifestyle। और दूसरा most important चीज़ मैं कह चुकी हूँ, आपका सोने का टाइमिंग। स्लीपिंग लेट नाइट्स इज वेरी वेरी बैड। वो जैसे बोलते हैं ना, सोते हुए शैतान को जगाने जैसा काम है, तो कृपया वो ना करें। स्लीप एट राइट टाइम, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये जो कहावत है इट्स परफेक्टली फाइन फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। जैसे कि आप सभी ने सुना है कि टाइम से सोना है और टाइम से जगना है, और एक्सरसाइज, मेडिसिन, योगा हमेशा ही करते रहना है, ये डॉक्टर की एडवाइस है।
आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आया है कि निशा का कि प्लीज सजेस्ट एनी मेडिसिन फॉर फंगस। ओके, फंगल इन्फेक्शन तो अभी पीक पर आ ही थे। यूजुअली फंगल इन्फेक्शंस आपको दिखेंगे वो एरियाज में जहाँ पसीना मरता है, तो वो एरियाज को सबसे पहला है हाइजीन का लेवल, तो हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्वेंटली जहाँ पसीना आता है तो आपको मिनिमम 2 से 3 बार बाथ लेना ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शंस आर नोटोरियस थिंग्स टू गेट ट्रीटेड वेल एंड फास्टर, दे टेक टू सम टाइम फॉर दैट। फंगल इन्फेक्शन में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो काफ़ी कारगर साबित होती है, जिसमें है टेल्यूरियम है, बैसिलिनम है, जो पर अगेन आई वुड से कि ये आप प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर करें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंगल इन्फेक्शन में दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ जो एरियाज है जहाँ पसीना आता है उसे ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एज आई ऑलरेडी सेड, फ्रीक्वेंट बात करिए, कपड़े चेंज करिए, कीप दैट एरिया ड्राई, that helps a long run to go. That's very important in fungal infections. And again, lifestyle की तो बात रहेगी ही रहेगी। थैंक यू डॉक्टर। किशोर मेहता का क्वेश्चन है कि सॉरी, क्वेश्चन ये कमेंट आया है कि किशोर मेहता सर मेरे सर हैं। He is my head sir. Thank you very much sir for attending it. It's so pleasure for me. So thank you sir very much. Thank you very much for your blessing sir. Thank you sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनीश जी का क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट rid फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन एंड एसिडिटी। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए कुछ ओके, तो थ्रोट इन्फेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे थ्रोट इन्फेक्शन का कारण क्या है। थ्रोट इन्फेक्शन का कारण होता है हमारा सबसे कॉमनली आप देखेंगे कि वेदर चेंजेस होता है, ईटिंग हैबिट्स चेंज होती है। बॉम्बे के लाइफस्टाइल में देखेंगे तो लोगों को ठंडा पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, या इस तरह से व्हेन यू टेक food which is not exactly going with your atmosphere and the changing weather conditions, throat infection काफ़ी common हो जाता है। and secondly frequently changing weather, उसके वजह से थ्रोट इज द पहली चीज़ है जो इन्फेक्टेड होती है। तो जैसे कॉमन इन्फेक्शंस होंगे तो सर्दी है, खांसी है, हल्का सा बुखार आता है, तो द फर्स्ट एंड ट्रीटमेंट व्हाट यू विल डू इज अगेन कि आप गुनगुना गर्म पानी लीजिए, नमक हल्दी डालिए, गार्गल करिए, फ्रिक्वेंटली गर्म पानी पीजिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। दूसरी सम ऑफ द रेमेडीज जो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं, जिसमें है हिपार सल्फ है, बाकी लाइकोपोडियम है, इस तरह से सम रेमेडीज आर देयर, एकोनाइट है और एवियम सीपा है, आर्सेनिक आल्ब है, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत कारगर साबित होती हैं। तो ये आपको लेना अच्छा होगा। और ये साथ साथ में एसिडिटी भी अगर आपको तकलीफ है तो जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इन सबको कंसिडर करके आपको एक प्रॉपर होम्योपैथिक दवाई अवश्य देंगे। थैंक यू अनीश जी क्वेश्चन के लिए। थैंक यू डॉक्टर। निशा जी का क्वेश्चन आया है कि एनी सजेशंस फॉर माउथ अल्सर। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी जैसे आप कहेंगे अगेन ये लाइफस्टाइल चेंजेस का ही कारण है। सबसे कॉमन इन्फेक्शन अफेक्शन जब एप्थे का होता है, जिसको हम लोग अल्सर कहते हैं, माउथ अल्सर है, तो सबसे पहले उसमें 2 चीज़ें आप देखेंगे। एक लेट नाइट्स या आपकी नींद अगर प्रॉपरली नहीं होती है, एंड दूसरा अगर पेट साफ नहीं होता है, जैसे आपके रेगुलर बॉवल मूवमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है, आपने जैसे फास्ट फूड्स बहुत खा लिया है, पाव भाजी है और ये वो सब, तो इस तरह से आपको एप्थे होता है या आपको कहेंगे अल्सर्स होता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके बॉवल मूवमेंट्स को रेगुलर करना है। तो उसके लिए आपको खाना होगा गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, गुड अमाउंट्स ऑफ फ्रूट्स एंड पानी, ये तीनों चीज आपको सबसे पहले आपके बॉवल मूवमेंट्स को रेगुलराइज करवाएगी और जो हेल्प करेगी।
सेकेंडली आपको सोना रेगुलरली होगा, और इसमें कुछ रेमेडीज हैं जो बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। एक है नक्सवामिका, एक है बोरैक्स है, ये काफी हेल्प करती हैं आपको माउथ अल्सर्स में ठीक करने के लिए। समटाइम्स मर्क सॉल्ट ऑल्सो हेल्प्स अ बेटर वे। अगर कोई डेंटल रीजंस है जिसके वजह से भी माउथ अल्सर्स होते हैं तो इट टैकल्स इट वेरी वेल। And on the other side, a supplementation of vitamin C is very very good and helpful. So you can good take a ample amount of fruits and vitamin C tablets जो च्यूसी के नाम से, लिम्सी के नाम से आराम से आपको मेडिकल में मिल जाएंगी, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू मनोज जी का हाय आया है, किशोर मेहता जी ने ब्लेसिंग दिया है। अमरीश जी का क्वेश्चन है कि जब बच्चे आपस में बात नहीं करते हैं तो वो क्या रीजन हो सकता है? ये चीजें बच्चे एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। तो जैसे हम कहेंगे तो बच्चे स्पेशली आजकल आप ये कहेंगे तो इट्स अ लाइफस्टाइल विच दे आर टेकिंग इट राइट नाउ। और उसमें एक लाइफस्टाइल में ये हो गया कि आजकल बच्चों के पास घर में लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल है, तो वो अपना समय इन चीजों में, मोबाइल गेम्स जैसे आप तो जानते ही हैं कि पबजी है और इस तरह के काफी सारे गेम्स में खेलने में उनका मन लगा रहता है। जैसे कि अभी काम हो गया, स्कूल का होमवर्क हो गया, चलो फिर जल्दी से मोबाइल हाथ में आ जाए और हम पबजी खेलने बैठ जाए। तो उनका सोशल कांटेक्ट इज ऑलमोस्ट नॉट। जैसे कि पहले हम सोचते थे कि मोबाइल नहीं था तो बच्चे बाहर जाते थे, खेलते थे, तो एक दूसरे से बात करते थे, दोस्त बनाते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे। अब समवॉट ये कारण हो गया है आजकल के बच्चों का, एक दूसरे से जो मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, वो अपने आप ही सेटिस्फाइड होते हैं अपने मोबाइल के साथ और अपने मोबाइल गेम्स के साथ। थैंक यू क्वेश्चन के लिए। थैंक यू डॉक्टर। मनोज जी का सवाल आया है कि दवाई में नॉनवेज होता है या नहीं? इट्स क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपका बदल दूंगी। द क्वेश्चन इज के नॉन वेज पर से इट्स नॉट द पॉइंट। दवाइयाँ जो होम्योपैथी की होती है वो वेरियड सोर्सेज से बनाई जाती है, तो इट इज डेफिनेटली प्लांट्स है, एनिमल्स है, मिनरल्स है। देर इज वी कैन से इट इज इम्पॉन्ड्रेबिलिया, जैसे कि आप जो नमक खाते हैं हम उससे भी दवाई बनाते हैं। देर आर मेनी रेमेडीज, जैसे कि हम एक दवाई का नाम है लेकेसिस जो हम सांप के वेनम से बनाते हैं, एंड इट इज अ वंडरफुल रेमेडी, इट हेल्प सो बेस्ट। एक रेमेडी है टेरेंटुला जिसे हम मकड़ी से बनाते हैं। सो दैट इज द देयर। तो इसको मैं नॉन वेज और वेज का क्राइटेरिया ना देकर ये कहूंगी कि हम प्रकृति में जितनी चीजें अवेलेबल है, चाहे वो प्लांट्स हो, वेजिटेबल्स हो, एनिमल्स हो, चाहे मिनरल्स हो, हम उन सभी चीजों से दवाइयां बनाते हैं। देर आर इनफैक्ट सम रेमेडीज विच वी आर मेकिंग इट फ्रॉम द एक्सरे, from this light which we are using it, from the solar energy which we are using it. So there are many ways which we are making the use of the medicine. So it is a use by the way, I should say कि treatment के लिए use किया गया है। You cannot categorize it as a veg or a non-veg. Thank you ये सवाल के लिए। थैंक यू डॉक्टर। रितेश जी का क्वेश्चन है कि वेट रिड्यूस करने के लिए एनी सजेशन? ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल है थोड़ा सा वेट रिडक्शन के लिए। आई शुड से देर आर सम पेशेंट्स वो डायरेक्टली आते हैं, मैडम हमको बहुत इजी सॉल्यूशन दे दो हमारा वेट रिड्यूस करने के लिए। मैं बोला वो सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। देर इज नो शॉर्टकट फॉर द वेट रिडक्शन। अगेन इट इज एन होलिस्टिक वे, आपको जाना होगा, जैसे हम कहते हैं आज इंटीग्रेटेड वे। तो इंटीग्रेटेड वे इस तरह से होगा कि आपको डाइट, exercise along with homeopathic medicines will help you. So all these three integrated together will help you in the reduction of the weight, and that is going to help you in the long run too. The weight reduction आपको
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और फ्यूचर में होने वाले इनफैक्ट वेरिकोज वेन्स और इस तरह से काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर। वरुण जी ने कमेंट किया है कि बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे जो वेबिनार ज्वाइन किया है उन्होंने, इसके लिए थैंक यू वरुण जी, थैंक्स अ लॉट। निशा जी का क्वेश्चन है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया। थैंक यू निशा जी। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट और लेडीज के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है एनीमिया का। सबसे पहले एनीमिया होता क्या है, या कॉमनली हम जिसको कहते हैं लो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका कारण क्या है? मेन कारण हम दो चीजें बोलते हैं कि कोई भी रोग का हो या एनीमिया का हो, देर इज डिक्रीज इन द इनटेक एंड इंक्रीज इन द आउटपुट। नाउ डिक्रीज इन द इनटेक में आप क्या लेंगे? जैसे कि हमारी डाइट ही कंपेंसेटेड है, हमारी जो डेली आयरन की हमें चाहिए वो हम लेते ही नहीं है। अराउंड 50 mcg हमारी डेली रिक्वायरमेंट है आयरन की, एंड दैट ऑल्सो वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू एज एंड द सेक्स। जैसे कि आप बच्चों में कहेंगे तो रिक्वायरमेंट अलग है, प्रेग्नेंट लेडी की रिक्वायरमेंट अलग है, मेनोपॉजल और द लेडी हु इज सफरिंग विद द रिकरेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेनोपॉजल सिम्टम्स, उसकी रिक्वायरमेंट इज द डबल देन दैट, and then again with respect to men. So this is very very important. Now anemia में हमें जो कंसल्ट करना है या जो करना है इम्पोर्टेंट, जैसे कि एक पहले ही कह चुकी हूँ, डिक्रीज इन द इनपुट व्हाट यू टेक इट, डेफिशिएंसी इन द डाइट, सेकेंडली इंक्रीज आउटपुट, जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के वजह से, जैसे मेनोरेजिया होता है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, हर 15 डेज में ब्लीडिंग होती है, या किसी किसी लेडीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो दे यूजुअली सफर विद एनीमिया। तो इसको टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें डिपेंडिंग ऑन योर जैसे कॉज क्या है, कारण क्या है, उसको अगर देर इज टू मच अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, you have to take the medicine which decreases your blood loss, which improves your that level of menstrual irregularities को control करें। Secondly, there is two ways by which the anemias iron की supplementation देते हैं, one is the oral and second is the injectable। तो usually orals medicine को ही ज़्यादा जोर दिया जाता है because it is easier and daily dosage can be given to the ladies। इन केस इफ यू आर टू मच एनीमिक, जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन 5 है, 6 है या 7 से काफ़ी नीचे चला जाए, तो इंजेक्टेबल्स का सोचा जाता है। अदरवाइज इट्स फेयर इनफ दैट यू गेट अ गुड एनीमिया इज कंट्रोल बाय द आयरन टैबलेट्स। थैंक यू निशा जी इस सवाल के लिए। हाँ, एक और चीज़ कहूँगी, इसमें होम्योपैथिक रेमेडी जो काम करती है दैट इज फेरम फॉर 6x, जो मैं काफ़ी ब्यूटिफुली इसको हेल्प करती है लेडीज को। यू कैन हेल्प दैट विथ फेरम फॉर 6x, इट्स रियली हेल्पफुल। दिस यू कैन टेक, अगर ज्यादा एनीमिक है तो आप 3 pills 3 times a day ले सकती हैं। थैंक यू वेरी मच निशा जी। थैंक यू डॉक्टर। सीमा शिंदे का कमेंट आया कि वेरी वेल एक्सप्लेन, और एक क्वेश्चन भी आया है कि कैन होम्योपैथी be used for plant? Okay, different than the regular question, but thanks for this question Seema ji। प्लांट्स, अगेन आई विल से, प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो जब वी आर वर्किंग ऑन द नेचुरल एनर्जीज, होम्योपैथी की दवाइयाँ जो हम कहते हैं, आई थिंक बहुत लोग जानते भी होंगे और सुनते भी होंगे कि अरे होम्योपैथिक दवाई में तो दवाई मिलती ही नहीं है, सिर्फ अल्कोहल ही लगता है। एंड इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं ये कहूँगी कि होम्योपैथी वर्क्स ऑन द लेवल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड द अल्ट्रा मोलिकुलर लेवल। So what works is the energy level. What helps is the energy level. So why not plants? Why not animals? So everywhere it helps a lot. So there is no question that plants are not helped. हाँ, बस एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि प्लांट्स की स्टडी उतनी अच्छी आपकी होनी चाहिए कि वो जो सिम्टम्स दे आप उनको पकड़ सके।
से द आर्ट लाइज विद द होम्योपैथ कि वो कैसे अपने आप को प्लांट्स को के सिम्टम्स भी देखने में माहिरत हासिल करते हैं. So that is even helpful to the plants too. Some remedies which I have tried with my home plants are rescue remedies which works very well. जब मैंने प्लांटेशन किया था, मतलब न्यू प्लांट लगाया था, तो मैंने उसको रेस्क्यू रेमेडी दे दिया था, जो पानी आप उसको प्रोवाइड करते हैं उसमें. एंड इवन सम ऑफ द बायोकेमिक रेमेडीज हेल्प अस अ वेरी गुड फॉर द प्लांट्स. जैसे हम खत देते हैं उनको, उसके साथ साथ आप उनको बायोकेमिक रेमेडीज दें, जैसे कि 5-FOS है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, यू गेट एवरीथिंग. यू कैन हेल्प योर प्लांट्स विद बायोकेमिक टू. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आप आपके प्लांट्स की भी देखभाल कर सकते हैं होम्योपैथी से. थैंक्स फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू डॉक्टर. एक क्वेश्चन आया है कि रिपीटेड टॉयलेट जो प्रॉब्लम होती है उसे कैसे सॉल्व किया जाए. अच्छा, जहाँ तक रिपीटेड टॉयलेट प्रॉब्लम्स है, यूजुअली यू सी दैट दिस इज हैपन्स इन द केस. सबसे पहले तो आपको डायग्नोसिस पे जाना होगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर इट, व्हाट इज द कॉज फॉर इट. रिलेटेड टू दैट, जैसे जस्ट कॉमनली देखेंगे तो विमेंस में यूटीआई बहुत कॉमन होता है. दिस यू सी इन द न्यूली मैरिड लेडीज एंड इवन इन द केस ऑफ द रेगुलर प्रॉब्लम्स ऑफ द लेडीज विथ देम. First thing is UTI. Secondly is the diabetes, which is a reason for this recurrent urinary tract infections and the urinary problems. Thirdly, there is some cases of menopausal ladies or the older ladies में होता है prolapse of the uterus also is one of the reason. So ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्रॉपर डायग्नोसिस पे. जब आपका डायग्नोसिस होगा प्रॉपरली, you have to get your investigated done. So that is very very important to do it. देन यू कैन डिपेंडिंग ऑन दैट. हाँ, एक और चीज़ इसमें आती है, रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वेरी वेरी कॉमन है आजकल रीनल कॉलिक्स में, जिसको हम कहते हैं पथरी. किडनी स्टोन्स में भी ये कंप्लेंट काफ़ी देखने में मिलती है इन केस ऑफ मैन एंड वीमेन बोथ. सो द एंटायरली ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कॉज. जो कारण है आप पहले उसको देखिए, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाएगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू. सीमा जी का आया है कि वंडरफुल एक्सप्लेन्स. थैंक्स डॉक्टर सुनील अग्रवाल. थैंक यू. वरुण जी का क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज सजेस्ट एनी मेडिसिन फॉर स्टमक अपसेट. ओके, स्टमक अपसेट में तो सबसे पहले मैं कहूँगी आपको कि आप मेडिसिन से पहले आप डाइट में खट्टा कम करें, पर तीखा आई शुड से, फैटी फूड्स, तेल का उपयोग कम करें, घी का उपयोग ज़्यादा करें. ये चीज़ मैंने देखा है कि हम सब ये सोचते हैं कि घी खाने से हमारा वज़न बढ़ता है, इसलिए लोग घी खाते ही नहीं हैं. जबकि अगर आप हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अगर आप वेदर की तरफ जाएं तो इनफैक्ट वेदर भी छोड़ें, घी इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट वी से इट्स अ फैट्स. Fats is helpful for absorption of your fat soluble vitamins which is A, D, E, K. तो अगर आप घी नहीं खाएंगे तो आपकी ये सारे विटामिन अब्जॉर्प्शन ही नहीं होंगे. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. एंड सेकेंडली, घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ योर एलिमेंट्री सिस्टम, या आप जैसे कहते हैं स्टमक के लिए. तो तेल का उपयोग कम करके अगर आप घी का उपयोग करेंगे खाने में तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एज सेकेंडली, स्टमक अपसेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका टाइमिंग खाना खाने का. आप टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होगा कि जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो यू कैन हैव अ गुड मील ऑफ ब्रेकफास्ट एंड थोड़ा लाइटर लेवल पर आपका डिनर जो है वो हैवी ना हो. आज अगेन कहूँगी कि ऑफिस जाना है, ऑफिस की भाग दौड़ है, रात को 9 बजे आएंगे और हैवी डाइट लेते हैं लोग. सो दैट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द स्टमक अपसेट. आई वुड सजेस्ट कि आप दोपहर का लंच थोड़ा सा हैवी कर लें या फिर आप ब्रेक करें. लंच के बाद एक फ्रूट शाम को ले लीजिए ताकि आप रात का डिनर जो है वो हैवी ना करें. जितना रात का हैवी डिनर करेंगे, लेट नाइट सोने जाएंगे, तो दैट वाज एब्सोल्युटली अ फिजियोलॉजिकल कॉज. मतलब आप उसको दे ही ऐसा लेट रहे हैं तो रात के समय तो जठराग्नि जो हम बोलते हैं, स्टमक अपसेट हो ही जाता है, वो भी थक जाता है, तो नॉर्मल सिस्टम के हिसाब से भी वो स्लो एक्ट करता है.
So I would refer you to do that. Still, if you have some problems, sometimes Naxwamika 30 helps a good deal. Sometimes जैसे frequent diarrhea होता है तो उसमें arsenic है, podophyllum है, bryonia है, ये सब remedies are there which helps you in this system. अगेन स्टमक अपसेट्स के लिए आप रेगुलर अगर दही का उपयोग करें तो भी काफी अच्छा है. बटर मिल्क लीजिए. इफ यू आर आउटसाइड यू कैन गो फॉर द फ्रूट्स रेदर देन गोइंग फॉर सम अनहेल्दी फास्ट फूड्स. थैंक यू अरुण जी. थैंक यू डॉक्टर. आपने आज जाना है कि होम रेमेडीज के साथ साथ हमें अपने हेल्थ का कैसे केयर करना है. रात को जल्दी सोना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, योगा करना है. इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि आपको और भी ज़्यादा कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ विजिट करिए www.drsunena.com पे. वहाँ पे जाके आप होम्योपैथी के बारे में जानिए और आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे भी आपको मिलेगा. आज का ये वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं. वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल इसके लिए है, ये एक जनता के लिए प्लेटफॉर्म है. प्लीज़ व्यूअर्स आइए, आपके जो मन में जो भी सवाल है वो आप इस प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं. वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? मैं आप सभी का, स्पेशली उमा जी का, ईतरंग का और आप सभी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस वेबिनार में, मुझे सपोर्ट किया है, मेहता सर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेशेंट्स एंड एवरीबडी ऑफ माय रिलेटिव्स, माय पेरेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पेशेंटली मुझे सुना और मेरी हेल्प ली, अपनी खुद की हेल्प करने के लिए. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू फॉर ऑल दिस. थैंक्स अ लॉट. कृपया आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें कोरोना के खिलाफ. ये याद रखिएगा, जो गब्बर सिंह कह के गया है, जो डर गया है वो मर गया. बिल्कुल डरना नहीं है. मेंटेन योर हेल्थ, मेंटेन योर फिटनेस एंड दैट इज अ वेरी बिग, जैसे आप कहेंगे, शस्त्र है आपके पास ही, वो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू डॉक्टर. जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपको और भी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ विजिट करिए www.drsunena.com पे. इस वेबसाइट पर जाके आप जो भी होम्योपैथी रिलेटेड क्वेरीज कमेंट करिए तो डॉक्टर आपका सवालों का जवाब ज़रूर देंगे. अगर आपको इस वेबिनार में आने के बाद ये यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ शेयर करिएगा आगे और कमेंट करिए यस. डॉक्टर आपके लिए आया है कि वेरी गुड टू हियर, वेरी गुड टू इंफॉर्मेशंस, एक्सीलेंट जॉब. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच और आप सभी के ब्लेसिंग्स के लिए और एप्रिसिएशन के लिए. नमस्कार, मैं उमा अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ईतरंग डिजिटल मार्केटिंग. थैंक यू फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग एंड व्यूअर्स. और डॉक्टर सुनैना अग्रवाल का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी. नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ. चलिए. Hello friends, myself Dr. Priya Gupta. I am a dietitian and I am working as a diet consultant in health centers, physiotherapy center and diagnostic center. I am also working as a contributory lecturer in hotel management college. I am coming live on 14th June and I am discussing on children's diet and solving all your queries regarding types of foods to be given to children and diet tips for weight loss and weight gain for children and many more. Thank you.